गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था यूट्यूब में पिछले साल। मेरा खास मकसद यही था कि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सकें और समझ सकें। इसलिए मैंने हिंदी मीडियम में ज़्यादा जोर डाला। बहुत बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है, तो इसलिए मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ ताकि किताब की कमी आप लोग को न खले, है ना। आप बुक खोलिए, जैसे से मैं वीडियो भेजती हूँ वैसे वैसे लाइन से आप वीडियो देखते जाइए। आप एक एक किताब के एक एक पेज है, मैं पेज वाइज पढ़ा भी रही हूँ और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और इस तरह मेरा 9th 8th और 10th के कई सारे वीडियोज हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो इसके पहले मैंने वीडियो में डाला था पेज नंबर 162, कुछ बेटल्स के बारे में कि किस तरह से धीरे धीरे समष्टि में, उनकी जाति में, उनके समुदाय में कैसे धीरे धीरे विभिन्नता आते गई, है ना। कैसे लाल से हरा, हरा के बाद फिर नीला, और धीरे 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 एक दो तीन कुछ जनरेशन आते आते, पीढ़ी आते आते उनमें बदलाव आने लगा और बदल जाती है। और इसी तरह हमारा जैव विकास, हम लोग इसको सोचते हैं कि ये जैव विकास हुआ, है ना। क्या हो गया, लाल से कुछ पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे नीले बेटल्स का जनरेशन तैयार होने लगा। तो इस तरह के परिवर्तन, विभिन्नताएं, इन सब जीन्स द्वारा जो लक्षणों का नियंत्रण होता है, और यही हमारा धीरे धीरे जैव विकास की ओर ले जाता है ना। धीरे धीरे ऐसे बदलाव आता है, जैव का विकास होता है। जैव विकास मीन्स क्या है, जीव का विकास, है ना, जीवों का उत्पत्ति, उनका विकास। दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। मैं पेज नंबर 163 पढ़ा रही हूँ, पेज नंबर 163। हाँ, दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में क्या है कि विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था, है ना। प्राकृतिक चयन भी था ये। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया। कौवे जो है वे हरा कुछ बेटल्स को छोड़ के वे लाल, उनको इतना क्लियर दिख रहा था कि लाल वाले बेटल्स को वो खाए जा रहे थे। तो प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। अब जितने अधिक कौवे रहेंगे उतने ही अधिक वे रेड बेटल्स को खाते जाएंगे, है ना। कैसे कैसे परिवर्तन होता है वो चीज हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं, है ना। तो अब क्या है, जब जितना अधिक कौवा रहेगा उतना अधिक वो रेड बेटल्स को खाते जाएगा। तो रेड बेटल उनके शिकार बनेंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका संख्या खत्म होता जाएगा और हरे बेटल्स का अनुपात बढ़ता जाएगा, क्योंकि हरे बेटल्स जो है वो पत्तियों में छुपे हुए हैं। और ये आप लोग सब लोग देखे होंगे कि आप बहुत सारा पेड़ में जो कीड़ा लगा रहता है, आप देखिएगा जिस तरह पत्ती का कलर रहता है वो कीड़ा भी उसी कलर का रहता है ना। बहुत सारा आप लोग देखे होंगे। सफेद फूल जो होता है, एक ठो ऐसे जनरल फूल काटवाली जो बोलते हैं, उसपे काफी बड़ा बड़ा कीड़ा होता है। वो उंगली जैसा फिंगर लाइक इतना बड़ा कीड़ा रहता है, और बिल्कुल हरा पत्ती के कलर का, जैसे पत्ती बूढ़ा रहता है वैसे ही वो कीड़ा आपको पत्ती में चिपका रहेगा। यदि आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो दिखेगा ही नहीं कि वो कीड़ा है। तो ऐसा में क्या होता है कि जो शिकार कर रहा है वो भी नहीं देख पाता। जैसे देखिए कौवा को नहीं दिखता है, वो ग्रीन पर ग्रीन बेटल्स को नहीं देख पाया, सिर्फ रेड को वो खाता गया खाता गया खाता गया। तो हरे बेटल्स बच गए।
तो प्राकृतिक चयन जो है बेटल्स समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है ना? किसको? हरे बेटल्स को विकास की ओर ले जा रहा है। इसका वृद्धि हो रहा है, ये विकसित हो रहा है, इसका समुदाय बढ़ रहा है, इसकी जाति बढ़ रही है। तो यह बेटल्स समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे कि समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। तो समष्टि क्या है? जो भी जीव है वे उस वातावरण में रहने के अनुकूलित हो जाते हैं, है ना? उस टेम्परेचर में या उस ठंडापन में, जो भी तापक्रम हो, कम या अधिक, जैसा भी पर्यावरण हो, वो उस स्थिति में वो उसके अनुकूलित हो जाते हैं। वो उसी में अच्छी तरह जी लेते हैं और अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं। ऐसा हो जाता है। और दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह मात्र संयोग था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की ब्रिंग समष्टि बच गई, है ना? यह एक संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की बेटल्स बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। एक रंग का जो बेटल बच गया था, नीला रंग का, उससे क्या हो गया? पूरे समुदाय का, पूरे समष्टि का स्वरूप बदल गया। और यदि बेटल की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि बहुत ज्यादा बेटल्स रहता, उनकी संख्या बहुत अधिक रहती, बहुत ज्यादा वो उनका विकास रहता, बहुत विकसित होते, बहुत अधिक जनसंख्या में रहते, तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या था? छोटी सी समष्टि थी, तो उसमें हाथी का पैर पड़ा, तो बहुत सारे ब्रिग्स तो दब के खत्म हो गए, कुछ ब्रिग्स बच गए, जिससे कि फिर आगे उनका जनरेशन बढ़ता गया। तो छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है ना? छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है। आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है, जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। बिना अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। अब तीसरी स्थिति ये है कि जिसमें बेटल समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है, तो झाड़ियों में पौधों का रोग लग जाता है। ऐसा भी होता है कि जब उनका समुदाय, उनका जाति, उनकी समष्टि बढ़ना शुरू कर दी, बहुत ज्यादा जनसंख्या होने लगा, तो क्या हो गया? झाड़ियों में पौधों का रोग लग गया। अब भृंगों के लिए क्या हो गया? पत्तियां कम होती गई, पत्तियां कम होती जा रही हैं, परिणाम स्वरूप भृंग जो है, बेटल्स जो है, वह कम होते जा रहे हैं। उनका पोषण ठीक से नहीं हो रहा है, तो पोषण नहीं होने के कारण उनके भार में भी कमी आ जा रही है। और कुछ वर्षों के बाद दुर्भिक्ष की स्थिति में बेटल्स की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, तो भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तो भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, इस पर विचार कीजिए। कुछ वर्षों बाद, है ना, कुछ वर्षों के बाद जब दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों का कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों का रोग समाप्त हो जाएगा, भोजन मिलना शुरू हो जाएगा, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब बेटल्स के भार में थोड़ा सा सुधार होगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। बस यही है ना? अब है उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण। हमारे जो माता पिता से जो लक्षण संतान में जाते हैं, तो वे होते हैं कुछ उपार्जित लक्षण और आनुवंशिक लक्षण, है ना, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो वो हम देखते हैं कि उपार्जित क्या है और आनुवंशिक लक्षण क्या है।
तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों में बनते हैं, है ना। लैंगिक जनन करने वाले यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीवों में युग्मक गैमिट अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनन ऊतकों से बनती है। यदि भूभुक्षण के कारण ब्रिटल के शरीर के भार में कमी आती है तो इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उनके भार में कमी आती है तो इससे क्या होगा, जनन कोशिका के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः भूभुक्षण के कारण यदि समष्टि में कुछ भृंग कम भार के हो तो भी इसे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कम भार के हो तो विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इनका मुख्य कारण इस लक्षण का वंशानुगत न होना है ना। इसका मुख्य कारण इस लक्षण का वंशानुगत नहीं होना है। वंशानुगत कौन सा लक्षण होता है हम लोग देख रहे हैं। तो कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन जो हमारे बाहरी जो हुए कायिक बने बॉडी शरीर उनके ऊतकों में फिजिकली जो परिवर्तन होता है, कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते हैं, है ना। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन डीएनए में नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। तो किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्योंकि जनन कोशिका के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता है, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कर सकते हैं। कायिक लक्षण जो हुआ हमारा परिवर्तन बारे, वो जनन कोशिका से रिलेटेड नहीं रहता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन काल में उसका जो अनुभव है जो भी है वो जनन कोशिका के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता है, इसलिए जैव विकास नहीं कर सकते। तो अर्जित अनुभव और लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं, समझे। अर्जित अनुभव जो उपार्जित जो लक्षण हुआ, यह जानने के लिए अर्जित अनुभव ऑब्लिक लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते, एक प्रयोग द्वारा हम लोग समझते हैं। यदि हम पूंछ वाला चूहा का संवर्धन करें तो अगली पीढ़ी की संतति के भी चूहों के बच्चों में पूंछ होगी, है ना। जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे कि अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक हम काटते रहेंगे तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ वाला संतति प्राप्त होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पूंछ वाला चूहा जो है वो होगा ही होना ही है, क्योंकि जनन कोशिका के जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। इनका जनन सेक्स क्रोमोसोम से या जनन कोशिका से इनके जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि आनुवंशिकता एवं वंशानुगति जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि ज्ञान जैव विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इनकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। वह अवश्य ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रियन ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता।
मेंडल भी डार्विन के सिद्धांत से अनभिज्ञ थे, है ना। यहाँ पर क्या है कि उपार्जित लक्षण जो है वह अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती है, क्योंकि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन है। ये लैंगिक कोशिका के डीएनए में नहीं जा सकते, इसलिए ये वंशानुगत नहीं होते हैं। हम थोड़ा सा चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ लेते हैं। चार्ल्स डार्विन जब 22 साल के थे तो उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की और 5 वर्षों में उन्होंने साउथ अमेरिका तथा इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी इस यात्रा ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद पुनः किसी और यात्रा पर वो नहीं गए, घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेक प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास को अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। वह यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीशीज में विभिन्नताएं आती है। उन्हें मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता, परंतु ये दोनों व्यक्ति वैज्ञानिक न तो एक दूसरे को कभी देखे थे और न ही उनके कार्य के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं। डार्विन का सिद्धांत हम लोग जानते हैं, परंतु वह एक प्रकृति शास्त्री भी थे। उनका एक शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुए की भूमिका के विषय में था, कि भूमि में जो उर्वरता बढ़ती है मिट्टी में, वो केंचुए के द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ती है। केंचुआ जो है वो मिट्टी के अंदर जब रहता है वो कंटिन्यू ऊपर नीचे होते रहता है। मिट्टी के अंदर घुसता है, फिर उसको ऊपर करता है, फिर मिट्टी के ऊपर आता है, फिर अंदर जाता है। तो केंचुआ जो है वह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। केंचुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र भी बोलते हैं ना। वो उर्वरक का काम करता है तो उसको किसानों का मित्र भी कहते हैं केंचुआ को। तो उपार्जित और आनुवंशिक लक्षण हम यही देखते हैं कि उपार्जित लक्षण जो है वह अगली पीढ़ी तक जरूरी नहीं है कि वह वंशानुगत हो और नहीं होते हैं, और आनुवंशिक लक्षण जो है वह अगली पीढ़ी तक दूसरे F1 पीढ़ी ये जनरेशन तक पहुंच जाते हैं, है ना। इसको आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा। आप लोग पास तो वीडियो में जाएगा ही ये पेज भी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, डार्विन के सिद्धांत, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको आप लोग। हाँ, रीडिंग लगा लीजिएगा, जब मन में है तब रीडिंग लगा लीजिएगा। वीडियो तो आप लोग के पास है, दिन रात कभी भी सब रीडिंग लगा सकते हैं। तो अब है कुछ प्रश्न। प्रश्न ये है कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं, इसमें तरीका पूछा जा रहा है कि जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। तो एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या में बढ़ोतरी कुछ लक्षणों पर आधारित है, जैसे कि सबसे पहले तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। इससे स्पीशीज में बहुत सारे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कि जीवों के
अस्तित्व को लंबे समय तक जीवित रखने में, बनाए रखने में मदद करती है ना। सबसे पहले है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन द्वारा। इसमें जो स्पीशीज में विविधताएं उत्पन्न होती हैं वह जीवों के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने में रहती है। और है कि वातावरण के अनुकूलित हो जाता है, और ये वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं ताकि कुछ विषम परिस्थिति आने पर, मौसम में कुछ तापक्रम में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आने पर ये अपने आप को उस उतना सक्षम रहते हैं कि वे अपने आप को बचा लेते हैं और जी लेते हैं, है ना। दूसरा है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती है। क्यों? एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्योंकि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, है ना। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते हैं। कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये वंशानुगत नहीं होते हैं। इसीलिए उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये वंशानुगत नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि यदि चूहे को हम पूंछ काटते रहेंगे लगातार और पूंछ काट करके इनका जनन कराएंगे तो भी इन चूहों से बिना पूंछ वाली संतति कभी जन्म नहीं लेगी, है ना। ऐसा नहीं कि हम चूहे की पूंछ को काटते रहे लगातार तो पूंछ विहीन जन्म लेगा, अगला जनरेशन में वह चूहा बिना पूंछ का जन्म लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये कायिक लक्षण जो स्वाभाविक है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिका के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। यदि वो बाहरी कायिक लक्षण हो गया, उपार्जित लक्षण हो गया कि यदि काट दिया जाए तो वो लक्षण पूंछ तक चूहा के नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई बाल कटवा लिया है या किसी का हाथ कट गया हो या किसी का पैर कटा हो, ये तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। कि हाथ कटा हुआ है तो अगले जनरेशन में हाथ कटा हुआ बच्चा पैदा होगा, या पैर टेढ़ा है तो बच्चा वैसा पैदा होगा, वैसा नहीं होता है। उपार्जित लक्षण जो है वे वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो इसलिए चिंता का विषय है कि बाघ जो है बहुत पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण बाघ इस पर्यावरण में या इस मौसम के अनुसार अपने आप को सक्षम नहीं कर पा रहे, अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है। बाघ जो है मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उसको वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहा उस मौसम में, है ना। तो बाघों में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता कम है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता कम है, जिसके कारण बाघों की संख्या में कमी हो रही है। अपने आप को वो उस लायक नहीं बना पा रहा है, वह अनुकूलित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा में क्या हो जा रहा है कि बाघों की संख्या में कमी हो रही है, और ये कमी
आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। ये डर है कि कहीं ऐसा ही होता रहा, पर्यावरण में कमी आती रही, परिवर्तन होता रहा तो बाघ की जाति कहीं लुप्त न हो जाए, है ना। इसलिए बाघ बचाओ भी एक ये है, बहुत बाघ का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इन क्वेश्चन में यदि कुछ पूछना होगा या कुछ कमी रह गई होगी जो और आप लोग जानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताऊंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में मैं जाति उद्भव के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगी। जाति उद्भव कैसे हुआ, क्या होता है ना। तो तब तक के लिए इतना काफी है। इसको आप लोग रीडिंग लगाइए, आइकन बेल प्रेस कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो हम भेजें और आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।